नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी डिजिटली पेमेंट करते हो या फिर सपोज आप एटीएम गए, वहां से आपने पैसा विड्रॉ किया, आप कहीं रेस्टोरेंट गए, वहां पर आपने क्यूआर कोड को स्कैन किया और आपने पेमेंट कर दिया, आप पेट्रोल पंप गए, आपने ऑयल परचेज किया। वैसे तो आजकल लोग ऑयल कम परचेज कर रहे हैं, पेट्रोल पंप नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने जो भी पेमेंट किया है, यहां पर ये सिस्टम को कौन देखता है, कौन चेक करता है कि आपका जो पेमेंट है वो सही तरीके से आपके अकाउंट से कटकर जो दुकानदार है उसके अकाउंट में चला गया है? क्या ये आरबीआई देखती है? नहीं। आई थिंक आप में से ज्यादा लोगों को पता होगा इसके बारे में। दैट इज एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखना है, आज के डेट में हमारे देश के अंदर जो एनपीसीआई है उसकी मोनोपोली है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि कई सारे बैंकों के द्वारा ओन किया जाता है। लेकिन अब यहां पर आरबीआई ने यह कहा है कि हम बाकी प्लेयर्स को भी अब इसमें जोड़ेंगे, जिसके तहत बताया जा रहा है कि और कई सारे बैंक्स मिलकर यहां पर एक नया रिटेल पेमेंट का सिस्टम ला सकते हैं। रिलायंस इसके अंदर आ सकता है, पेटीएम इसके अंदर आ सकता है, तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो ये एनयूई लाइसेंस क्या है, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जिन लोगों को भी यहां पर अपना एक नया पेमेंट का सिस्टम लाना है, देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं रिटेल पेमेंट सिस्टम की। रिटेल पेमेंट सिस्टम क्या होता है? जैसा कि मैंने आपसे बताया, यहां पर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, यहां पर जब भी आप पेमेंट करते हो किसी भी दुकानदार को, उनके बीच में ट्रांजैक्शंस हुआ, दो बिजनेसेस के बीच में ट्रांजैक्शंस हुए, इन सभी चीजों को आप एक तरह से रिटेल पेमेंट की तरह ले सकते हो। यहां पर कोई अलग से आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है कि ये होलसेल पेमेंट है, ये रिटेल पेमेंट है। यूजुअली अगर होलसेलर्स के बीच में हो रहा है तो होलसेल होता है, लेकिन वो भी एक तरह से रिटेल में ही आप काउंट कर सकते हैं। तो ये जितने भी पेमेंट्स होते हैं दोस्तों, ये कैसे किए जाते हैं, यहां पर एक सिस्टम होना चाहिए, वो एनपीसीआई देखती है। तो यहां पर एनपीसीआई इस समय मोनोपोली में है, मतलब एक ही एंटिटी है जो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। अगर हमें यहां पर और बेहतर सर्विस चाहिए और हम चाहते हैं कि नई सुविधा चाहिए, इसके लिए यहां पर कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से और कई सारे एंटिटीज एनपीसीआई जैसा सिस्टम लेकर आएंगे। तो यहां पर अभी क्या हुआ था मैं आपको दिखाता हूं कि ये लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, नया रिटेल पेमेंट बनाने के लिए। ये लास्ट डेट अभी 26 फरवरी था, लेकिन यहां पर आरबीआई ने क्या किया है कि लास्ट डेट को बढ़ा दिया है, 31 मार्च यहां पर कर दिया है। तो यहां पर सपोज बाई चांस आरबीआई किसी एक एंटिटी को एक सुविधा दे देता है, कह देता है, लाइसेंस देता है कि यहां पर एनपीसीआई जैसा सिस्टम आप ले आइए, तो यहां पर एनपीसीआई के साथ साथ एक और सिस्टम आ जाएगा, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं उनको यहां पर फायदा मिलेगा। तो देखिए इसके बारे में हम और जाने, सबसे पहले हम थोड़ा सा एनपीसीआई के बारे में जान लेते हैं, ताकि आपका जो भी क्लैरिटी है वो अच्छे से हो जाएगी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको ध्यान रखिएगा 2008 में बनाया गया था, बहुत सारे बैंकों के द्वारा मिलकर। बेसिकली ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, आपको ध्यान रखना है। जो एनपीसीआई है नॉट फॉर प्रॉफिट है, मतलब कि ये जो भी काम करेंगे उनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। अब जो भी ये चलाता है उसमें एम्प्लॉइज की जरूरत होती है, तो उनके सैलरीज वगैरह बस फुलफिल हो जाए उतना काफी है। प्रॉफिट कमाने के लिए ये कंपनी नहीं बनाई गई है। इनफैक्ट आपने देखा होगा जितने भी सिस्टम होते हैं आज के डेट में, आप देख सकते हो रुपए वाला सिस्टम हो गया, जो इमीडिएट पेमेंट आईएमपीएस वाला सिस्टम हो गया, एनईएफटी हो गया, जितने भी चीजें होती हैं वो सब कुछ आपका एनपीसीआई के द्वारा ही देखा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। लेकिन सरकार यहां पर जो आरबीआई है वो यहां पर जो नया सिस्टम, कहने का मतलब एक और एंटिटी आ जाएगा एनपीसीआई की तरह, और वो भी इसी तरह का काम करेगा, लेकिन वो फॉर प्रॉफिट होगा, पैसे कमाने के लिए वो बनाया जाएगा। तो यहां पर कंपटीशन बढ़ाने की बेसिकली बात कही जा रही है आरबीआई के द्वारा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो एनपीसीआई है वो आज के डेट में 54 बैंक्स के द्वारा ओन किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हो 17 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अच्छा देखो 17 तो आज के डेट में नहीं, आपको पता होगा कि मर्ज हो गए हैं कई सारे, तो आज के डेट में तो 12 ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 17 प्राइवेट बैंक्स हैं, 3 फॉरेन बैंक्स हैं, 10 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और 7 रीजनल रूरल बैंक्स हैं। जो टॉप शेयर होल्डर्स हैं जो ओन करते हैं एनपीसीआई को, आप देख पाओगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिनके पास 9.15% है, बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसयू है 9.15% है, पीएनबी के पास भी 9.1% है, यहां पर एसबीआई के पास 7% के आसपास है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, तो बहुत सारे बैंकों का कंसोर्टियम है आप कह सकते हो जो एनपीसीआई को चलाती है।
तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि इनके द्वारा जो काम किया जाता है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट आपने टू बिग टू फेल के बारे में सुना होगा। जैसे कि हमारे देश में जो बैंक्स के अंदर अगर हम देखें, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये टू बिग टू फेल यहां पर बैंक्स हैं। मतलब इनके गिरने की वजह से बहुत ज्यादा आपत्ति मतलब जो है प्रॉब्लम आ सकती है इकोनॉमी के अंदर। इसी की वजह से यहां पर आरबीआई चाहती है कि कल के डेट में सपोज एनपीसीआई में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत हो गई, तो पूरा पेमेंट सिस्टम फेल हो जाएगा हमारे देश का। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऑल्टरनेटिव भी तो होने चाहिए। इसी के लिए आरबीआई कह रही है, यहां पर 2019 में सबसे पहले यहां पर उन्होंने इसके बारे में चर्चा किया था कि जो मोनोपोली है इसको हमें रोकना है यहां पर, और नए प्लेयर्स को इसमें लाने की कोशिश करनी है। और इसी की वजह से आप देखोगे 18 अगस्त को, पिछले साल 18 अगस्त को आरबीआई ने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए दरवाजा जो है वो यहां पर खोल दिया था। और इसके तहत यहां पर आरबीआई ने कई सारे गाइडलाइंस निकाले थे कि अगर यहां पर प्राइवेट प्लेयर्स आना चाहते हैं, अगर रिलायंस भी इस तरह की कोई चीज खोलना चाहती है, वो कैसे खोल सकती है। और ध्यान रखना, ये वाला होगा आपका फॉर प्रॉफिट। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट है, नहीं, जो नए वाले आएंगे यहां पर वो फॉर प्रॉफिट एंटिटीज होंगी। अब यहां पर बात आती है कि कौन अप्लाई कर सकता है, कोई भी कर सकता है क्या? नहीं, यहां कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास, फाइनेंस से रिलेटेड, पेमेंट सिस्टम ऑपरेशन से रिलेटेड उनके पास 3 साल का यहां पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आखिरी डेट जैसा मैंने आपको बताया था 26 फरवरी था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया गया है। 1 महीने का और टाइम है, जिसको भी अप्लाई करना है वो कर सकता है। लेकिन यहां पर एक और सवाल आता है कि आरबीआई क्यों लाना चाहती है एनपीसीआई, जब नॉट फॉर प्रॉफिट है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, क्यों लाना चाहती है? एक तो मैंने आपको बता दिया कोई प्रॉब्लम आएगा तो यहां पर ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, दूसरा मोनोपोली हटाना है, तीसरा अभी भी हमारे देश के अंदर जो सुविधा है उसको और इंप्रूव करने की कोशिश करनी है, जो क्रॉस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है वहां तक चीजों को ले जाना है, कस्टमर का कन्वीनियंस आना चाहिए। अब कई सारे प्लेयर्स आएंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगा, आपकी जो सुविधा है पेमेंट करने में वो और ज्यादा बेहतर हो पाएगी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर कोशिश ये की जा रही है कि इंटर ऑपरेबल होना चाहिए। सपोज मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, आपका पैसा मोबीक्विक में पड़ा हुआ है 1000 रुपए, और इस 1000 रुपए को आप चाहते हो अपने पेटीएम में डाल दो, तो वो कैसे डाल पाओगे? आज के डेट में तो आप नहीं डाल सकते। इसके लिए यहां पर जो नए वाले पेमेंट सिस्टम आएंगे उसमें ये सारी चीजें भी हो सकें, इसके लिए यहां पर नए प्लेयर्स को और जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अब हम आते हैं कि ये एनयूई लाइसेंस क्या है। देखो, एनयूई का मतलब है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। जिस तरह से जो एनपीसीआई है वो क्या है, वो एक अम्ब्रेला एंटिटी है, मतलब उसके तहत यहां पर बहुत सारी चीजों का जो है चलाया जाता है। सेम उसी प्रकार से जिस भी एंटिटी को यहां पर ये लाइसेंस ऑब्टेन करना है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा 31 मार्च तक। और ऐसा अभी के लिए न्यूज में आ रहा है कि करीब 4 या 5 कंसोर्टियम यहां पर ग्रुप है, उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक तो बैंकों ने खुद यहां पर कंसोर्टियम बनाया है, जैसे कि पब्लिक बैंक हो गए, जो प्राइवेट बैंक्स हो गए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, ये सब क्या करेंगे, आपस में मिलकर यहां पर इस लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आरबीआई लाइसेंस दे देगी इनको तो यहां पर वो चला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, अभी सरकार को अप्रूवल देना है कि एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा क्या वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो सरकार अगर फाइनल डिसीजन दे देगी तो वो भी यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें, जो बिजनेसेस हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, अब रिलायंस डायरेक्टली नहीं कर सकता है, लेकिन यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, आपने जियो पे वगैरह के बारे में सुना होगा, तो उसके माध्यम से रिलायंस क्या कर रही है, ये अप्लाई कर सकती है। इसके साथ टाटा ग्रुप भी जो है वो फेयरबाइन, बेसिकली क्या हुआ था कि टाटा ग्रुप ने कुछ निवेश किया था इस कंपनी के अंदर, फेयरबाइन के अंदर, तो यहां पर टाटा ग्रुप भी अप्लाई कर सकती है। देखिए, माना जा रहा है कि यहां पर न्यूज जो आई है मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इन सब ने यहां पर अप्लाई किया है या फिर अप्लाई करने वाले हैं। इसके अलावा जो ग्लोबल कंपनीज हैं, इवन अमेजॉन हो गया, वीजा हो गया, मास्टर कार्ड, ये सब भी इकट्ठा हो रहे हैं और यहां पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पेटीएम हो गया, फ्लिपकार्ट, ये सब यहां पर इस अम्ब्रेला एंटिटी को लेने के लिए, इसके लाइसेंस को लेने के लिए आरबीआई के पास अप्लाई करेंगे। लेकिन यहां पर आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों को अभी भी एक सवाल आएगा कि ये सब लोग आपस में एक साथ मिलकर क्यों कर रहे हैं। आई एम श्योर आपके मन में सवाल आया होगा। तो देखिए, यहां पर जो आरबीआई है उसका कुछ गाइडलाइंस है, रूल्स है, उसमें यह कहा जाता है कि एक सिंगल प्रमोटर, उसके पास 40% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, सिंगल प्रमोटर, अगर रिलायंस भी अप्लाई करता है तो रिलायंस के पास भी 40%
मैक्सिमम वो स्टेक ले सकता है इसके थ्रू। इसके अलावा यहां पर जब वो 5 साल तक चल जाएगा, वो एंटिटी जब बन जाएगी, जब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, तो 5 साल के बाद उनको अपना जो स्टेक है उसको 25% लाना पड़ेगा। मतलब 25% से ज्यादा वो स्टेक इसके अंदर नहीं रख सकते, उससे कम रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। इसके अलावा वो जो कंपनी है, जो नई एंटिटी आएगी जिसको लाइसेंस दिया जाएगा, उसका नेट वर्थ ऑल टाइम 300 करोड़ मिनिमम होना चाहिए। उसका जो एसेट वगैरह है, जो नेट वर्थ हम कहते हैं कंपनी की, वो 300 करोड़ एटलीस्ट होना चाहिए। अब लास्ट में यहां पर एक सवाल आता है कि क्या जो नया एंटिटी आएगा, क्या वो एनपीसीआई को साइड कर देगा? मतलब एनपीसीआई क्या हट जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। एनपीसीआई जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, बस एक कंपटीशन आ जाएगा यहां पर, और नए नए मेथड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होंगे, और नए नए प्रकार के जो मेथड्स हैं यहां पर, जो कस्टमर्स को सुविधा है वो यहां पर मिल जाएगी। एक तरह से दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे, लेकिन कस्टमर को अल्टीमेटली इससे फायदा हो सकता है। ऐसा पूरा प्लान है आरबीआई के द्वारा। लेट्स सी कि कब तक ये चीजें हो पाती हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से एनपीसीआई और जितनी भी चीजें हैं अभी जो हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, ध्यान से करना इस चीज को। बैंकिंग इन इंडिया, इसका ओरिजिन भारत में कब हुआ? इसको ध्यान से पढ़ना और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।